और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगी उतना ही दहाड़ेगी। भारत आदिवासी पार्टी आरक्षण को लेकर तो चुनाव लड़ी, लेकिन आरक्षण की बात तो नहीं करती और बिल प्रदेश और संवैधानिक अधिकार की बात करती। चुनाव होने वाले हैं और 84 विधानसभा पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी ने अभी तक फाइनल नहीं किया है टिकट, तो शायद कब तक फाइनल करेगी ऐसा कुछ? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों अभी हमारे साथ में हैं मायावती जी कलासवा और यहाँ पर हमारे साथ में अनुतोष जी रोत, और इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। आज की महाचिंतन शिविर में यहाँ पर शामिल होने के लिए ये यहाँ पर आए थे। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत। आपने हमको यहाँ बुला करके सवाल करने के लिए बुलाया है, तो आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे आपकी बातों का। अभी एक इंटरव्यू देख रहा था आपका, मैं पहले तो वही सवाल करूंगा कि एक इंटरव्यू कट टू कट लाइव शायद चैनल पर देख रहे थे, और सामने वाले शायद भाई साहब ने पूछा था आपसे कि क्या आप भारत आदिवासी पार्टी है, तो आदिवासियों की पार्टी है, आप ST SC OBC की बात माइनॉरिटी की कैसे कर सकते हो? आपने उसमें बोला था कि सभी आदिवासी और आप भी आदिवासी, तो क्या सभी जातियां हैं वो आदिवासी थी? देखिए ऐसा है, जो कट टू कट चैनल पे बोला है उसमें कुछ एक बातें शायद कही है मैंने। वो बातों का कहने का मतलब ये है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, आदिवासी धर्मपूर्वी है। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि धर्मपूर्वी है तो धर्म बाद में आया, धर्म के बाद वर्ण व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था आई, जातियाँ बाद में आई, तो कहीं न कहीं OBC SC माइनॉरिटी ST सब बटे हैं। तो मेरा उनसे कहने का मतलब ये था कि जो भाई इंटरव्यू ले रहे थे वो OBC के थे, तो OBC भाई भी कहीं न कहीं उनके कामों को लेकर के बंटवारे के हिसाब से उनमें जातियाँ बटी, इसलिए उनको मैंने ये कहा था कि आप आदिवासी हैं या नहीं है। यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में बातें चल रही हैं कि अदर जो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा भारत आदिवासी पार्टी आरक्षण को लेकर तो चुनाव लड़ी, लेकिन आरक्षण की बात तो नहीं करती और बिल प्रदेश और संवैधानिक अधिकार की बात करती है। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी परिवार एक विचार है, वो विचार 2015 में आया, ऐसा हम सब लोग कहते हैं, लेकिन इस विचार को लेकर के कई सालों से कई पुरखों ने काम किया जो हमारे बीच में नहीं भी रहे। मेघराज चावड़ साहब थे, हीरालाल जी आहारी साहब थे, ऐसे बहुत से अच्छे लोग थे जिन्होंने समाज को आगे लाने के लिए रात दिन एक किया। अभी हमारे कोटेड़ साहब जिंदा हैं, सोमालाल जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, भंवर जी हैं। इसके बाद में हमने हमारा जहाँ तक समझ हुआ, हम समझदार हुए, तब से हम लोग भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात आती है, आरक्षण की जहाँ तक बात आती है, तो हमने हमारे लोगों के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए हमने मान के चलिए आप 100% लोगों को फ़ायदा मिले, 100% रिजर्वेशन मिले, उसको लेकर के हमने एक मुहिम चलाई थी ST SC संघर्ष मोर्चा के नाम की। 2008-9 में हमने धरने प्रदर्शन किए। 45% रिजर्वेशन की बात आपको पता होगा, उसके अंदर हमको रिजर्वेशन मिला। अधिसूचना जारी हुई 2013 के अंदर, उसके तहत हमारे कई भाई नौकरी भी लगे, कई परिवार आबाद भी हुए। लेकिन उस व्यवस्था के अनुरूप जो होना चाहिए वो आज की तारीख में दोनों सरकारें नहीं कर रही है। ना कांग्रेस इसको धरातल पे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाई, ना बीजेपी धरातल पे उसको इम्प्लीमेंट कर पाई। बीच में समानता मंच आया, उस समानता मंच को उन्होंने मांगा 27, इन्होंने 50 दिया। उसके अंदर भी एक अधिसूचना लिखी हुई है कि सभी वर्गों के द्वारा भराया जाए, 45 + 5, और जो 50 बचा है उसके अंदर भी सभी वर्गों को उनकी वरीयता के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति 100 में से 99 नंबर लाता है तो वो 45 के रिजर्वेशन में नहीं डाला जाए। 5% में वो उसके, जैसे 5% के दायरे मारा SC भाई, वो उसके अंदर नहीं डाल करके आपका खुला जो है 50 उसके अंदर डाला जाए, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन सरकारें इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी उपचुनाव होने वाले हैं और 84 विधानसभा पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी ने अभी तक फाइनल नहीं किया है टिकट, तो शायद कब तक फाइनल करेगी ऐसा कुछ? डेट जारी हो जाने दीजिए। तारीख जैसे ही आ जाती है उसके 10 दूसरे या तीसरे दिन हम लोग घोषणा कर देंगे। हमारी प्रक्रिया जो करनी थी वो प्रक्रिया हम कर चुके हैं। अंतिम 3 नाम करने थे वो भी कर दिया, वोटिंग भी करवा दिया, सब हो गया है। बस हम तो इंतजार कर रहे हैं चुनाव की डेट कब आवे, उसी दिन हम घोषणा कर देंगे। एक मेरे माइंड में भी सवाल उठ रहा है, और आप लास्ट टाइम भी शायद विधायक प्रत्याशी रहे थे, है ना? लेकिन नहीं, विधायक पद के लिए दावेदारी जताई थी आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सीट नहीं मिली थी। और अब की बार फिर से चुनाव होगा तो वहाँ पर भी शायद
सामने कांतिलाल रोत है जिनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो चुनाव फिर से लड़े थे। तो क्या आपको लगता है कि आपको डूंगरपुर सीट से विधायक के लिए शायद जनता चुने? देखिए, इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। जनता सब कुछ है, जनता जाजम तय करती है हमारे यहाँ व्यवस्था में। पिछली बार कांति भाई को व्यवस्था नहीं लाया था, व्यवस्था में ही आए थे। 1.5 महीने तक हम लोग अंतिम 3 नहीं कर पाए, 1 नहीं कर पाए। फिर हमारे वडील साथियों ने मिल करके फैसला अच्छा लिया। अच्छा फैसला लेने के बाद में कांति भाई का नाम आ गया। हम चुनाव में हो सकता है हारे हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछली बार हम 22,500 वोट पे निपटे थे और अब की बार हम 50,000 वोट लाए और लोकसभा में हमने 57,500 वोट ला करके डूंगरपुर विधानसभा का मतलब ये कह सकते हैं कि लोकसभा में पहली बार इतने मत मिले। और 2028 की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो मेरा डूंगरपुर की जनता से निवेदन है कि वो आने वाले समय में अच्छे व्यक्ति को लाएगी, नहीं लाएगी ऐसी बात भी नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, अच्छा व्यक्ति होगा, उसको जाजम व्यवस्था के अनुरूप पसंद किया जाएगा और जो सबसे ज़्यादा पसंद होगा वही अंतिम 1 में आएगा। ये थे इनके विचार। अनुतोष जी रोत थे और इस पे आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारे साथ में एक और है मायावती जी कलाचुआ, जिनके भाषण आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। बहुत महिला नारी शक्ति में ऐसे भाषण शायद ही मैंने देखे होंगे यहाँ पर आदिवासी इलाकों में, जो कि जोश और जज्बे के साथ में भाषण देते हैं और उनके बेबाक भाषणों के कारण ये यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में फेमस है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। अभी मैंने देखे बहुत सारे बेबाक भाषण होते हैं आपके और बहुत पुरजोर तरीके से आप भाषण देते हैं। तो ये अभी आदिवासी इलाकों में तो ऐसी कोई नारी शक्ति नहीं है, तो लेकिन फिर आपने कहाँ से ये सब कुछ सीखा और किस तरीके से आप ये भाषण देते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये जो भाषण आपने सुने हैं जो जुनून के साथ, तो पहले हमारे क्या है कि हम लोग जो थे उसमें क्या है कि हमारी विचारधारा से जो भी हमारा आदिवासी परिवार जो बना, उसके थ्रू हमारे छोटे मोटे जो चिंतन शिविर हुए उसमें गए। वास्तविक हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी वास्तविक समस्या है क्या नहीं है उसके बारे में जाना। आप बीती क्या होती है, हमारे महिलाओं के साथ में कैसे हनन होता है, क्या नहीं होता है। फिर धीरे धीरे क्या है कि मैंने हमारे इतिहास को भी जाना। इतिहास में हमारी जो थी कालीबाई क्लासुआ ने अच्छा काम किया, दुर्गावती है उन्होंने, और ज्योतिबा फूले उन्होंने शिक्षा के लिए बेचा। तो धीरे धीरे इतिहास की भी हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पे जो भी महिला शक्ति है वो कैसे उभरेगी, कैसे सामने आएगी। तो उन महिला शक्ति और हमारी बहन बेटियों के लिए वह खुलकर सामने आए, खुलकर बोल पाए, ताकि वह किसी भी प्रकार से वह बहन बेटियां डरे नहीं, उनमें डर नहीं रहे। उस कारण से उनके लिए मेरे को आगे आना पड़ा। और उनके लिए आगे आने के बाद मैं आज कहना चाहूँगी कि हमारी जो बहन बेटियां और हमारी जो बहनें हैं आज जो जागरूक हुई और धीरे धीरे घर बार खोल के बाहर आ रही है, अच्छा वो समझ रही है। इसके बाद में वह भी हम जैसे कि संविधान की बात करते हैं, तो संविधान भी हमारे जो भी बेटियां पढ़ रही है, बहनें पढ़ रही है, वह भी उस पुस्तक के माध्यम से उसमें हमारा भारत के संविधान में हमारे हक अधिकार है, हमारी शिक्षा है, हमारा स्वास्थ्य है, हमें किस तरफ कैसे आगे बढ़ना है उसके तहत वो जानकारी वहाँ से प्राप्त करती है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगी उतना ही दहाड़ेगी, वो मैं कहना चाहती हूँ। अभी आप बात करते हो शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब उनके हेल्थ और शिक्षा में उनका सुधार आ सके? आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ भी यह मेरा वीडियो जाएगा, तमाम बहनों भाइयों सभी को मैं संदेश देना चाहूँगी। अगर शिक्षा के स्तर पे देखा जाए तो हमारे जो भी शिक्षा में मंत्री बैठे हुए, तंत्री बैठे हुए, वह अगर हमारी शिक्षा का लेवल को सुधार लिया जाए, अगर स्कूलों में हमारी पूरी भरपाई टीचर लगा दिए जाए, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, उनके लिए कमरों की व्यवस्था, सारी अगर शिक्षा की सुविधा की जाए तो ज़रूर ही हमारी बहनें वो आगे बढ़ेगी। और इसके साथ में अगर स्वास्थ्य में भी, हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी हर तरीके की सुविधाएं अगर हमारी यहाँ की तमाम जनता है उसको मिलेगी, तो हमारे ये लोग हैं वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं होंगे। और हर तरीके से वह अपने जहाँ भी ऐसी कोई खामियाजा नज़र आए तो वह खुद सेल्फ लड़ाई लड़ सकेंगे। तो विशेष रूप से ये जो हमारा शिक्षा का स्तर है यह बिल्कुल कमज़ोर नहीं है।
बाकी हमारी बहन बेटियों को दबाया जाता है, क्योंकि वह शिक्षित होगी, आगे बढ़ेगी तो कहीं न कहीं वह गौर तरीके से उनको दबाया जाता है, इस कारण से वह खुलकर आगे नहीं आ पाती है। तो ऐसी बहन बेटियों से मैं कहना चाहूँगी कि आप शिक्षा की ओर जाओ, आगे बढ़ो, खुलकर आगे निकलो। अगर आप अपने हक अधिकारों को अच्छी तरीके से जान पाओगे और अपनी सुरक्षा कैसे कर पाए वो आप खुद जान पाओगे, तो अपनी लड़ाई है वो स्वयं लड़ पाओगे। वो उनको एक मैं संदेश देना चाहती हूँ। ये थे खास हमारे साथ में मायावती जी कलासुआ। इन्होंने बताया कि बहन बेटियों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बेटियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी है, तो उनको किस तरीके से उनकी लाइफ में उत्थान हो सकता है शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे नीलेश, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।